आज हम अपने स्रोतों के साथ ना अरबों साल पीछे जा रहे हैं ये समझने के लिए कि हमारा अपना घर पृथ्वी आखिर बना कैसे। बिल्कुल। ये सिर्फ धूल और गैस की कहानी नहीं है, बल्कि ये सितारों से शुरू होकर हमारे वजूद तक पहुंचने की कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कमाल के सफर के हर कदम को दिखाती है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ जरूर। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल की जगह क्या था? कुछ था भी? हाँ देखिए, शुरुआत होती है एक अंत से। अच्छा। और अजीब है पर सच है। लगभग 4.6 अरब साल पहले की बात है ये। अच्छा। हमारे आसपास ही अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा तारा था। वो अपने जीवन के अंत में पहुंच गया था। ओके। और जब ऐसे बड़े तारे, विशाल तारे मरते हैं ना, तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फटते हैं। उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा। ओह, मतलब किसी चीज के बनने के लिए किसी पुरानी चीज का खत्म होना जरूरी था। एक तरह की, क्या कहेंगे, कॉस्मिक रिसाइकलिंग। हाँ बिल्कुल सही शब्द है, कॉस्मिक रिसाइकलिंग। वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो आने वाले कल के लिए आप कह सकते हैं बीज बो रहा था। अच्छा। उस विस्फोट ने क्या किया कि अंतरिक्ष में भारी तत्व बिखेर दिए, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, लोहा। हाँ, ये सब तो जरूरी है चट्टानी ग्रहों के लिए। एकदम। और सबसे जरूरी, जीवन के पनपने के लिए भी यही चाहिए। सोचिए जरा, हमारे शरीर का हर एटम, इस धरती का हर कण कभी ना कभी किसी तारे के अंदर बना था और फिर ऐसे ही किसी सुपरनोवा विस्फोट से बाहर निकला। ये सोचना ही मतलब कमाल है कि हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। नहीं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सारी धूल और गैस अंतरिक्ष में बिखर गई, फिर ये सब इकट्ठा कैसे हुई? मतलब स्पेस तो इतना बड़ा है। यहीं पे गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी अपना जादू दिखाती है। उस सुपरनोवा से जो मलबा निकला और जो पहले से वहां गैस और धूल थी, उन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल बनाया, बहुत विशाल। इसे हम कहते हैं सौर निहारिका या सोलर नेबुला। सौर निहारिका, सोलर नेबुला, ठीक है। तो ये बादल बस ऐसे ही घूमता रहा? नहीं, घूमता तो रहा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। हाँ। और जैसे कोई चीज सिकुड़ती है और घूम रही हो, तो वो और तेज घूमने लगती है। हाँ। है ना, जैसे वो आइस स्केटर अपनी बाहें सिकोड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, तेज घूमने के लिए। वही हुआ। और इस घूमते हुए बादल का ज्यादातर हिस्सा, करीब 99.8%, वो बिल्कुल सेंटर में जमा हो गया, एकदम बीच में। और वहां क्या हुआ? केंद्र में दबाव और तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में फ्यूज होने लगे, जुड़कर हीलियम बनाने लगे। ओह, न्यूक्लियर फ्यूजन। बिल्कुल, नाभिकीय संलयन। और इसी प्रक्रिया से जबरदस्त ऊर्जा और रोशनी निकली और इसी से हमारे सूरज का जन्म हुआ। वाह, तो सूरज बन गया, लेकिन वो जो बाकी थोड़ा सा पदार्थ बचा था, वो 0.2%, उसका क्या हुआ? उसी से ग्रह बने होंगे। हाँ बिल्कुल, वही बचा हुआ पदार्थ जो था वो सूरज के चारों ओर एक चपटी घूमती हुई डिस्क में फैल गया, एक डिस्क जैसी शक्ल में। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं उसे। सही कहा, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। इसमें धूल के कण थे, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे, गैसें थी, और यहीं से, इसी डिस्क से ग्रहों के बनने की असली कहानी शुरू होती है। तो इस डिस्क में ये छोटे छोटे कण ये आपस में कैसे जुड़े? क्या वो बस टकराते रहे एक दूसरे से? देखिए, शुरुआत में तो जब कण बहुत ही छोटे थे, तब शायद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कंघी को बालों पर रगड़ने से होता है, हाँ, चिपक जाते हैं, उससे वो चिपकने लगे। लेकिन जैसे ये थोड़े बड़े हुए, कुछ इंच या फुट जितने, तब उनका अपना गुरुत्वाकर्षण असर दिखाने लगा। अच्छा, उनका खुद का छिंचाव। हाँ, छोटे पिंड एक दूसरे से टकराए और गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ते गए। ये धीमी प्रक्रिया थी, पर लगातार चलती रही, करोड़ों साल तक। तो ये टकराव और जुड़ाव ये चलता ही रहा और वो पिंड बड़े और बड़े होते गए। बिल्कुल। ये जो बढ़ते हुए पिंड थे, जो कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक बड़े हो सकते थे, उन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। प्लैनेटेसिमल मतलब छोटे ग्रह भ्रूण जैसे। हाँ, कह सकते हैं, ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप सोचिए, शुरुआती सौर मंडल में ऐसे लाखों, शायद करोड़ों प्लैनेटेसिमल सूरज के चक्कर लगा रहे थे। लाखों करोड़ों। तब तो शुरुआती सौरमंडल एक बहुत भीड़भाड़ वाली खतरनाक जगह रही होगी, एक तरह का कॉस्मिक रेस ट्रैक या बिलियर्ड्स टेबल। हाँ बिल्कुल, वो कोई शांत दौर नहीं था।
अगले कई करोड़ सालों तक ये प्लैनेटेसिमल लगातार एक दूसरे से टकराते रहे। भयंकर टक्करें। टूटते भी होंगे? हाँ, कुछ टक्करें इतनी जोरदार होती थीं कि पिंड टूट जाते थे, लेकिन ज्यादातर बार गुरुत्वाकर्षण जीत जाता था और वो जुड़कर और बड़े होते जाते थे। ये एक हिंसक प्रक्रिया थी। बड़े पिंड छोटों को निगलते जा रहे थे। और इसी अफरा तफरी के बीच कुछ बड़े खिलाड़ी उभरने लगे होंगे, बड़े पिंड। हाँ, धीरे धीरे कुछ प्लैनेटेसिमल इतने बड़े हो गए कि उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ताकतवर हो गया। वो अपने रास्ते में आने वाले छोटे पिंडों को या तो अपनी ओर खींच लेते थे या फिर उन्हें सौरमंडल से ही बाहर फेंक देते थे। अच्छा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते टक्करों और विलय की एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे ग्रह का पहला रूप बना प्रोटो अर्थ। प्रोटो अर्थ यानी हमारी पृथ्वी का बेबी वर्जन। ये कैसी दिखती होगी तब? क्या आज जैसी नीली और हरी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय की पृथ्वी की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज से एकदम अलग। कैसी थी फिर? लगातार टक्करें हो रही थीं और अंदर रेडियोधर्मी तत्व टूट रहे थे। उनसे इतनी गर्मी पैदा हुई कि पूरी की पूरी प्रोटो अर्थ पिघली हुई थी। पूरी पिघली हुई? हाँ, समझिए चट्टान और धातु का एक धधकता हुआ लाल गोला, जिसकी सतह पर मैग्मा का एक विशाल महासागर उबल रहा था। मैग्मा का महासागर, बाप रे, सुनने में ही डरावना लगता है। और ऊपर से वो उल्का पिंडों की बारिश, वो भी चल रही होगी? हाँ, वो तो लगातार जारी थी। सौरमंडल में अभी भी बहुत सारा मलबा बाकी था। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, वो लगातार प्रोटो अर्थ से टकरा रहे थे। हर बड़ी टक्कर से सतह फिर पिघल जाती थी और ग्रह में और पदार्थ जुड़ जाता था। ये बनने का एक बहुत ही उग्र दौर था। और इसी दौर में वो एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया है ना, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो विशाल टक्कर। हाँ बिल्कुल, ये पृथ्वी के इतिहास की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जब प्रोटो अर्थ थोड़ी ठंडी होकर अपनी परतें बनाने ही लगी थी, करीब 4.5 अरब साल पहले। एक और विशाल खगोलीय पिंड उसे टकरा गया। ये कोई छोटा मोटा एस्ट्रॉइड नहीं था। इसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था। मंगल ग्रह जितना? उसे थिया कहते हैं ना? हाँ, वैज्ञानिक उसे थिया नाम देते हैं। ये टक्कर तो महाविनाशकारी रही होगी। इसने पृथ्वी को खत्म क्यों नहीं कर दिया? ये अच्छी बात पूछी आपने। टक्कर आमने सामने की नहीं थी, सीधी नहीं, वो एक तिरछे एंगल पर हुई थी, साइड से। ओह अच्छा। इसने पृथ्वी को नष्ट तो नहीं किया, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हुए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने प्रोटो अर्थ का जो बाहरी हिस्सा था, मैंटल और क्रस्ट, उसका एक बड़ा हिस्सा पिघलाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया। हाँ, और पृथ्वी खुद भी इस टक्कर से बुरी तरह, शायद फिर से पूरी तरह पिघल गई हो। और जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसी से हमारा चांद बना। ठीक यही सिद्धांत है। इसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में जो ये मलबा फैला, पिघली हुई चट्टान, गैस, वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा होने लगा। कितना समय लगा होगा इसमें? ज्यादा नहीं, शायद कुछ हजार सालों में ही ये जुड़कर एक गोला बन गया हमारा चंद्रमा। अद्भुत। और यही वजह है कि चांद की चट्टानों की जो बनावट है वो पृथ्वी के मेंटल से काफी मिलती है, लेकिन उसमें लोहा जैसे भारी तत्व कम है, क्योंकि पृथ्वी का भारी कोर टक्कर में उतना शामिल नहीं हुआ था। ये तो कमाल की बात है। चांद असल में हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जो एक कॉस्मिक एक्सीडेंट से बना। लेकिन आपने पहले कहा था कि इस टक्कर का एक और बहुत जरूरी नतीजा था। हाँ, और ये शायद जीवन के लिए चांद से भी ज्यादा जरूरी था। इस विशाल टक्कर ने न सिर्फ चांद बनाया, इसने पृथ्वी की जो घूमने की धुरी है, एक्सिस, उसे भी लगभग 23.5 डिग्री झुका दिया। ओह, वो झुकाव जिससे मौसम बनते हैं। बिल्कुल। अगर पृथ्वी सीधी खड़ी घूमती तो कोई मौसम नहीं होते। सूरज की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती और ध्रुवों पर हमेशा तिरछी। संत, पतझड़, ये सब होता है। एकदम सही। ये झुकाव पृथ्वी पर तापमान और जलवायु में विविधता लाता है, और इसी विविधता ने जीवन को अलग अलग माहौल में ढलने और विकसित होने का मौका दिया। तो सोचिए, वो एक टक्कर कितनी निर्णायक थी। उसने हमें रात का साथी दिया, चांद, और दिन और साल का साथी दिए, मौसम। बिना उस टक्कर के पृथ्वी आज बिल्कुल अलग होती, शायद बेजान भी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वाकई। अच्छा, इस महाटक्कर के बाद तो पृथ्वी और भी ज्यादा गर्म और पिघली हुई हालत में पहुंच गई होगी। फिर ये ठंडी कैसे हुई? और सबसे जरूरी चीज, पानी, वो कहां से आया? हाँ, टक्कर के बाद पृथ्वी एक आग का गोला ही थी,
लेकिन धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में अंतरिक्ष में अपनी गर्मी रेडिएट करके वो ठंडी होने लगी। धीरे धीरे? हाँ, बहुत धीरे। सबसे पहले सतह ठंडी हुई, जैसे गर्म दूध पर मलाई जमती है ना। हाँ। वैसे ही पृथ्वी की पिघली हुई सतह पर एक पतली ठोस परत बनने लगी। ये हमारी पहली भूपरपटी थी, पहली क्रस्ट। लेकिन अंदर तो तब भी बहुत गर्मी रही होगी, ज्वालामुखी वगैरह। हाँ बिल्कुल, अंदर मैग्मा अभी भी उबल रहा था और वो कमजोर क्रस्ट को तोड़कर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल रहा था लगातार। और उनसे गैसें निकली? हाँ, भारी मात्रा में गैसें निकली। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया और सबसे जरूरी पानी की भाप, वाटर वेपर। इन्हीं गैसों ने पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया। पहला वायुमंडल? आज जैसा तो नहीं होगा? नहीं, आज के ऑक्सीजन वाले वायुमंडल जैसा बिल्कुल नहीं, बहुत जहरीला था। लेकिन हाँ, एक शुरुआत थी। और पानी? क्या वो सिर्फ ज्वालामुखियों से निकली भाप से ही आया? मतलब इतने बड़े बड़े महासागर बनाने के लिए काफी था? ये एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी के दो मुख्य सोर्स थे। एक तो हाँ, ज्वालामुखियों से निकली भाप जो वायुमंडल में जमा होती गई। और दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी सोर्स थे बर्फीले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स। याद है वो शुरुआती बमबारी? हाँ, वो टक्करें। उनमें से कई पिंड बर्फ और पानी से बने थे। जब वो पृथ्वी से टकराए तो वो अपना पानी यहीं छोड़ गए, जैसे पानी के टैंकर्स आकर टकरा रहे हों। अच्छा, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ये सारी भाप और धूमकेतुओं से आया पानी जमा होने लगा। बिल्कुल, जब सतह का तापमान इतना गिर गया कि पानी तरल रह सके, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम, तो वायुमंडल में जो अरबों खरबों टन भाप जमा थी वो कंडेंस होकर, मतलब संघनित होकर बारिश के रूप में बरसने लगी। बारिश? और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी। आप कल्पना कीजिए, हजारों शायद लाखों सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश, नॉन स्टॉप। लाखों साल तक बारिश? कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी महाबारिश में धीरे धीरे पृथ्वी के जो निचले हिस्से थे, गड्ढे थे, बेसिन थे, उनको भरकर शुरुआती महासागर बनाए। तो आखिरकार अरबों साल की घटनाओं के बाद सुपरनोवा, नेब्यूला, टक्करें, पिघलना, ठंडा होना, बारिश, पृथ्वी थोड़ी शांत हुई, रहने लायक बनी। हाँ, लगभग 4 अरब साल पहले से लेकर 3.8 अरब साल पहले तक आते आते पृथ्वी एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां जीवन की शुरुआत के लिए माहौल बन सकता था। क्या क्या था तब तक? अब उसके पास एक ठोस सतह थी, हालांकि ज्वालामुखी अभी भी थे, और प्लेट टेक्टोनिक्स शायद शुरू हो रही थी। विशाल महासागर थे जिनमें तरल पानी था और एक वायुमंडल भी था, भले ही आज जैसा नहीं, और वो ग्रहों की बमबारी भी वो काफी कम हो चुकी थी। और इन्हीं सब चीजों ने मिलकर, मतलब तरल पानी, जरूरी केमिकल्स जो सुपरनोवा से आए थे और ज्वालामुखियों से निकले थे, और ऊर्जा के स्रोत जैसे सूरज और पृथ्वी की अपनी गर्मी, जीवन की पहली चिंगारी के लिए स्टेज तैयार किया। बिल्कुल सही समझा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी का बनना कोई एक दिन का काम नहीं था, या कोई एक घटना नहीं, या अरबों साल तक चली घटनाओं की एक बहुत जटिल कड़ी थी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एक तारे की राख से शुरू हुआ सब कुछ, फिर गैस और धूल के बादल से सूर्य और ग्रह बने, टक्करों ने आकार दिया, एक बहुत बड़ी टक्कर ने हमें चांद और मौसम दिए, फिर ज्वालामुखियों और धूमकेतुओं ने पानी और वायुमंडल दिया, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये ग्रह जीवन के लायक बना। कितना अविश्वसनीय और लंबा सफर है ये। निश्चित रूप से। और यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व, हमारा होना कितनी विशाल, कितनी पुरानी और जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। एक तारे का अंत हमारे ग्रह की शुरुआत बनता है, एक टक्कर जीवन के लिए जरूरी हालात बनाती है। ये कॉस्मिक स्केल पर कारण और प्रभाव की एक अद्भुत कहानी है। आज की इस गहरी पड़ताल से तो यही मुख्य बातें समझ में आई कि पृथ्वी का जन्म कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि अरबों साल के एक नाटकीय विकास का नतीजा है। बिल्कुल। और जाते लाते ही एक विचार छोड़ जाता हूँ सबके लिए। हमने उस थिया टक्कर की बात की ना, जिसने चांद बनाया और पृथ्वी की धुरी झुकाई। हाँ। जरा सोचिए, अगर वो टक्कर थोड़ी सी अलग होती, मान लीजिए थिया थोड़ा छोटा होता या थोड़ा बड़ा होता, या वो थोड़ी अलग स्पीड से टकराता या थोड़ा अलग एंगल पर, तो क्या होता? क्या तब भी चांद बनता? क्या वो इतना ही बड़ा होता, या शायद कई छोटे छोटे चांद बनते? क्या पृथ्वी की धुरी उतनी ही झुकती, या कम या ज्यादा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर झुकाव अलग होता
तो मौसम कैसे होते? क्या उन बदली हुई परिस्थितियों में जीवन पनप पाता? या अगर पनपता भी तो क्या वो वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? शायद नहीं। ये सोचना हमें ये एहसास दिलाता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो कितने नाजुक संतुलन और कितने संयोगों पर टिका हुआ है ना?